कहीं बेबसी की आवाज है, तो कहीं खून से रंगे हुए हाथ है। वहशत के इस मंजर में हर पल हर जगह मिलता फरेब का ही साथ है। यहाँ शिकारी छुपकर घात करते हैं और हर चीख इंसाफ की फरियाद करती है। यहाँ हर जगह क्राइम का जहां देखो वहां क्राइम का। ईशा, हाँ जी माँ। तुमने क्या किया? क्या हुआ? तुम्हें अपनी रेपुटेशन का जरा भी ख्याल नहीं है? मैंने किया क्या है माँ? ये कैसे हुआ? तुमने अपना फोन चेक नहीं किया? जय ने सभी को ये मेल फॉरवर्ड करी है और तुम्हारे ससुराल से लगातार फोन आ रहे हैं। जय ने भी कितने फोन कर दिए मुझे। वो लोग सब बहुत हर्ट है और तुमसे बहुत नाराज है। कुछ तो सोचना चाहिए था बेटा। माँ मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ? राघव और मेरी ये पर्सनल पिक्चर्स है जो सिर्फ मेरे पास थी। राघव ने मेरे सामने इन पिक्चर्स को डिलीट किया था। जय के पास ये कैसे पहुंच गई? और वो भी तुम्हारे मेल एड्रेस से। तुम्हारे मंगेतर, सास, ससुर, ननंद सभी को। बेटा, जय ने मंगनी तोड़ दी है। फारूक, जितने भी पेंडिंग केसेस है सब मेरे पास लेकर आओ। और इस फाइल का क्या मामला है? मैम, ये फालतू केस है, लगता है गलती से यहाँ पर रह गया। केस क्या था ये? मैडम, ईशा गोयल नाम की एक लड़की थी जिसकी मंगनी हो गई थी और दूसरे ही दिन उसके मंगेतर और ससुराल वालों को उसी के मेल से उसकी और उसके पूर्व प्रेमी की कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें भेज दी गई, जिसके चलते उसकी मंगनी टूट गई। सबका सीधा शक उसके बॉयफ्रेंड पर गया, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला मैडम, क्योंकि हर बार वो अपने एलिबाई खड़ा कर देता था। और ईशा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि मैम उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अब मैम ये काम तो उनमें से कोई भी कर सकता था ना। बॉयफ्रेंड्स या फ्रेंड्स? मैडम जी, बात ऐसी है कि अब एक जवान लड़की के इतने सारे लड़के दोस्त, अब हमने तो यही गैस किया। पुलिस वालों का काम गैस करना या ओपिनियन देना नहीं होता फारूक, सबूत इकट्ठा करना और मामले के तह तक जाना होता है। मुझे अभी इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। हमारा पहला केस ईशा गोयल का होगा। पर मैम ये 1 साल पुराना केस है और इसमें कोई दम भी नहीं। बिना ये जाने कि एक लड़की को बदनाम और डिफेम करने की कोशिश किसने की, केस बंद कर दिया गया। यही कारण है कि लोगों का पुलिस वालों पर से भरोसा उठ चुका है। वो लड़की न जाने किस हालत में होगी और वो साइबर क्रिमिनल ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। आधे घंटे के अंदर मुझे सारी डिटेल्स मेरे डेस्क पर चाहिए। और हाँ, मुझे यहाँ के साइबर एक्सपर्ट से भी लिंक करो अभी। जी मैडम, बड़ी सख्त लग रही हैं। ईशा गोयल की फाइल खुलवा रही हैं। पता नहीं क्या मिलेगा 1 साल बाद उन्हें फाइल खुलवा कर।
सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ईशा गोयल की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस ऑनलाइन डिलीट, ब्लॉक करें। एज एन एक्सपर्ट उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत रहेगी। उसके बाद जो भी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए गए हैं उन्हें भी एनालाइज करेंगे। मुझे ईशा गोयल केस को किसी भी हालत में क्रैक करना है। एक साल हो गया है, ऐसे ही लेटी रहती है ये। ना किसी से कुछ बोलती है, ना कुछ करती है, ना ही घर के बाहर जाती है। जैसे कोई दहशत बैठ गई हो इसके अंदर। डॉक्टर ने क्या कहा? डिप्रेशन। दवा चल रही है। आंखों के आंसू देखो जैसे सूख गए हैं, मानो एक अकेलापन हो गया है। डॉक्टर ने कहा है जिस दिन ये खुद हंसेगी या जिस दिन ये खुद रोएगी उसी दिन ईशा रिकवरी के रास्ते पर होगी। इसलिए हम इससे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इससे कुछ ना पूछें। नहीं पूछूंगी, पर मुझे पूरी कहानी जाननी है। हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, आइए। ईशा एक बहुत ही खुशदिल, खुशमिजाज लड़की थी। कथक सीख रही थी, डांस, ड्रामा, डिबेट। कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी। फिर एक दिन कॉलेज में उसको राघव मिला और वो उससे प्यार कर बैठी। इनके माँ बाप रात में मंदिर के बाहर छोड़ के आते कि भैया हमारा नहीं है किसी और का। अब इसके बोल बोलते बालों में फूल लगा के आई, चेहरे से दुपट्टा हटा के आई। ये बालों में फूल लगा के आई, चेहरे से दुपट्टा हटा के आई। किसी ने पूछा आज बहुत खूबसूरत लग रही, तो हमने कह दिया नहा के आई। चले, बहुत बोरिंग सा हो रहा है। चलो। यार अच्छा कि तू मुझे वहाँ से ले, वरना पूरी शाम निकल जाती और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। फिर तुम्हारी कार आ जाती तुम्हें लेने। आई नो, तभी तो। अच्छा, आर यू फ्री टुमारो नाइट? नाइट? हाँ हूँ तो, मगर क्यों? बस कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कल रात ठीक 8 बजे मेरे घर चले आना। तुम्हारे घर? तुम क्या बात कर रही हो यार? तुम्हारे हिटलर पापा और सास बहू सीरियल वाली मम्मी, उनका क्या? शट अप राघव, ऐसा मत बोलो यार। आई लव माई पेरेंट्स। सॉरी बेबी। तो बताओ, कल वो लोग नहीं होंगे क्या घर पे? नहीं, वो लोग एक फैमिली वेडिंग में जा रहे हैं। मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया। सो फील क्लियर एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू।
तब राघव और ईशा की दूरियां कम होती चली गई। ईशा एक अलग ही दुनिया में थी जहां उसे रोमांस के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे राघव के बारे में बताया कि पढ़ाई के बाद दोनों शादी करना चाहते हैं। राघव एक अच्छे घर का लड़का है, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं था। मैं ईशा के पापा को बताने ही वाली थी कि एक दिन अचानक जब मैं उसके कमरे में घुसी तो देखा वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। और मैं घबरा गई कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे कुछ तो बता। देखो ना माँ, राघव इसका मतलब राघव ईशा को धोखा दे रहा था, जिसके कारण ईशा ने राघव से ब्रेक ऑफ कर लिया। राघव इस बात से बहुत नाराज हुआ होगा। बिल्कुल। उसने ईशा से काफी दिनों तक माफी मांगी। जब ईशा ने उसका फोन रिसीव करना छोड़ दिया तो उसे तंग करने लगा और इस बात से ईशा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। फिर ये सब देखकर हमने सोचा कि हम ईशा की शादी कर दें। हमें एक अच्छी फैमिली के बारे में पता चला। हमने वहाँ उसकी बात तय कर दी। जय जो उसका मंगेतर था एक MNC में काम करता था। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने हाँ कर दी और हमने भी एक चैन की सांस ली। और फिर एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन ईशा की सारी फोटोग्राफ्स उसके ससुराल वालों को मेल कर दी जाती है। ये काम या तो ईशा कर सकती है या फिर राघव। राघव के पास ऐसा करने के लिए पूरा मोटिव था। तो फिर पुलिस राघव तक पहुंच क्यों नहीं पाई? क्योंकि राघव शहर से बाहर था और पुलिस ने उसकी पूरी बात मान ली और सारा इल्जाम ईशा पर आ गया, क्योंकि ईशा की पर्सनल फोटोग्राफ्स उसके अपने फोन पर थी। और जब ईशा को पता चला कि पुलिस की उंगली उस पर है तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। कुछ दिनों बाद वो सारी फोटोग्राफ्स वायरल हो गई और ईशा डिप्रेशन में चली गई, जिससे वो बाहर निकल ही नहीं पाई। वो डिप्रेशन के दलदल में बस धंसती चली गई। ना घर से बाहर निकलना, ना किसी से मिलना। यानी कि वो जो कोई भी है ईशा के बहुत करीब है, जिसने बहुत ही आसानी से ईशा के मोबाइल का एक्सेस किया। वो फोटोग्राफ्स उसके ससुराल वालों को मेल कर दिए। स्ट्रेंज। अच्छा, ईशा ने क्या आपको कभी कुछ और बताया, जैसे कि कोई थ्रेटनिंग कॉल्स, कुछ SMS या फिर कुछ और? हाँ, उसके पास लगातार फोन आते रहते थे, मैसेजेस आते थे, जिनसे वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने फोन ही बंद कर दिया, इनफैक्ट फोन फेंक ही दिया। ईशा का फोन ही ये राज खोलेगा। अरे उस लिस्ट का क्या हुआ? फारूक तुम्हारे पास है क्या? जी मैडम। मैडम, ये राजन और रुचिका का नंबर है, जो कि ईशा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और ये बाकी होम लोन, इंश्योरेंस कंपनी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये फालतू नंबर। ये जो नंबर है ये अननोन नंबर है और इसी से वो मैसेज आया था, जो कि बहुत ही धमकी भरा और वाहियात था। ये लीजिए, देखिए। तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दूं तो मैं भी तुम्हारा असली आशिक नहीं, पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैडम, पता किया हमने, किसी ड्राइवर का नंबर है। मैम, हमने IMEI नंबर के जरिए पता लगा लिया है कि वो फ़ोन किस किस ने यूज़ किया है। ईशा के केस के वक्त की लोकेशन उसकी मुरादाबाद थी और कोई विशाल यादव नाम का आदमी उसे यूज़ कर रहा था, जो कि हमने मुरादाबाद थाने में इसकी खबर कर दी है। बस इन्फॉर्मेशन आती ही हुई। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। हाँ संजय। अच्छा, हाँ ठीक है। तुम विशाल यादव पर कड़ी नज़र बनाए रखना
हम लोग बस निकल रहे हैं। ठीक है मैम, विशाल यादव का पता चल गया है, वो मुरादाबाद में ही है। आपको कितनी बार कहूंगा मैडम जी, मैं किसी ईशा नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही कोई फोन किया मैडम जी। तुम्हारे जैसे गए गुजरे लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, उनके अकाउंट्स हैक करना, उनकी प्राइवेट फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन बेचना कुछ पैसे कमाने के लिए, चाहे इससे किसी मासूम लड़की की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। पर मैडम, जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, मैं उसे बदनाम क्यों करूंगा? मैडम ये बात पिछले साल जनवरी महीने की तो नहीं है? जब जानता है तो नाटक क्यों कर रहा है? फारूक जी मैडम, मुझे लगता है इसकी हड्डी पसली करनी ही पड़ेगी। रुके मैडम, रुके प्लीज, रुके, मुझे कुछ याद आया मैडम। बोल। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तुझे अब घर से बाहर जाना चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए। और वैसे भी रुचिका कह रही थी उसका बहुत मन है तुझसे मिलने का। क्या होगा मिलकर? क्या ऑनलाइन वीडियोस मेरे चले जाएंगे? क्या लोग मुझ पे हंसना बंद कर देंगे? कोई तुझ पे नहीं हंस रहा है, किसी को तो कुछ याद भी नहीं है अब। रुचिका एंड राजन, दे रियली केयर फॉर यू। तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाती? और वैसे भी इंस्पेक्टर शालीन कह रही थी कि बहुत जल्द ही वो गुनहगार को पकड़ने वाली है जिसने तुझे वो एसएमएस भेजा था और जिसने तेरे ससुराल में वो पिक्चर्स भेजी थी। राजन, तुम्हें इसलिए याद किया है क्योंकि तुम एक कंप्यूटर विज किड हो। सुना है तुम कोई भी ईमेल हैक कर सकते हो। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर मैम मैं कैसे? बस हमें ईशा के ईमेल्स को खोलना था और उसका पासवर्ड वो भूल चुकी है। हमारा साइबर ब्रांच आज थोड़ा सा बिजी है, हमने सोचा तुम्हारी मदद ले ली जाए। श्योर मैम, अभी लीजिए। राजन को ईशा का पासवर्ड पता था, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हम तो उसी दिन समझ गए थे कि ये कोई मामूली केस नहीं बल्कि रिवेंज पॉर्न का केस है। और जिस दिन तुम्हारे भाई ने हमें ये बताया कि तुमने पिछले जनवरी उससे मोबाइल फोन लिया था, तो हमने सारी कड़ियां जोड़ ली थी। मैंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल लिया था जी, वो मोबाइल मैंने अपने भाई को दे दिया था। अब उसके बाद। तेरे भाई का नाम क्या? मेरे भाई का नाम राजन जी। राजन, ईशा का प्यारा सीधा साधा बेस्ट फ्रेंड राजन, जो कि हर मुसीबत में उसके साथ होता है। उसने आखिर ऐसी घटिया हरकत क्यों करी? ऐसे घटिया एसएमएस किए और उसकी प्राइवेट फोटो को तुमने लीक किया। तुम खुद अपनी बात बताओगे, हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारा मुंह खुलवाए? बोल। बोला। बोलो। बोल। बता दो। बोल। मैं ईशा से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मैं ईशा से, बहुत ज्यादा। लेकिन वो कॉलेज में सिर्फ मुझे अपना बड़ी समझती थी। फिर
रोज कमीने कमीने राघव के चक्कर में आ गई। उस राघव की अभी पोस्ट भी मैंने ही दिखाई थी उसको। मेरे करीब आने की बजाय उसे शादी करना ज्यादा ठीक लगा। हाँ, फिर मुझसे मिलने गया। हमारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। राघव भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं था, पर तुम्हें सही वक्त पर सब पता चल गया। हाँ? पर यार इसका ये मतलब नहीं किसी भी ऐरे गहरे के साथ तुम शादी करो। आयशा डोंट यूज मी राजन। बाकी लड़कों की तरह तुम भी यही चाहते हो ना? आई हेट यू। मुझे उसे वो मजा चखाना था जिससे वो जिंदगी भर याद रखे कि प्यार में धोखा खाना किसे कहते हैं। उस दिन जब उसने अपना सेल फोन का डिस्प्ले ठीक करने को मुझे दिया तभी मैंने सारे फोटोज ले लिए। It was my revenge. It was my revenge. वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई तुम। अपने ऑब्सेशन को प्यार का नाम देकर ऐसी घटिया हरकत करी तुमने। उसके ईमेल को तुमने हैक करके उसको बदनाम किया और उन वीडियोस को तुमने वायरल किया। क्या मर्दांगी निभाई है तुमने, वाह। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। 1 साल से ईशा की बिगड़ती हुई हालत देखकर भी तुम्हें उस पर दया नहीं आई। तो दोस्त होने का नाटक किया तुमने। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारी मीडिया के सामने ये कहानी रखूंगी कि लोगों को पता चले कैसे दोस्त के नाम पर साइबर क्रिमिनल घूमते हैं उनके आसपास। मैं जैसे प्यार करता था। रोज कमीने राघव के चक्कर में आ गई।